जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7। आज हमारा नया अध्याय है 7। पाठ का नाम है जीवों में विविधता, है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विविधता किस प्रकार से पाई जाती है, आज अपन इस पाठ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीवों में विविधता, देखो शब्द से पता चल रहा है कि जीवों में इतनी सारी विविधताएं क्यों, कब और कैसे, किस प्रकार से पाई जाती है, इन सब का अध्ययन अपन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। हम देखते हैं वर्तमान में 1 करोड़ जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी जीवों की 1 करोड़ प्रजातियां हैं। अर्थात ये परिवर्तन किस प्रकार से आया है, ये सब जानकारी अपन इस पाठ के अंतर्गत लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इस प्रकृति में एक सूक्ष्म जीव से लेकर एक विशालकाय जीव, यानी जिसका आकार बैक्टीरिया जीवाणु का माइक्रोमीटर में होता है, और एक नील व्हेल जो 30 हाथियों के बराबर उसका वजन होता है, यानी लगभग 30 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी होती है। अर्थात एक सूक्ष्म जीव से लेकर एक विशालकाय जीव, और एक कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले रेडवुड के 100 मीटर लंबे पेड़, और कुछ जीवाणु जो कुछ जीव जिनकी आयु अल्प आयु होती है, कुछ ही दिनों के होते हैं, और कुछ जीव हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये सब जानकारी अपन को इस जैव विविधता से पता चलती है। अर्थात ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, हमें वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, अपन इस अध्याय के अंतर्गत इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हमें जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखो हमारा विषय है, देखो जीवों का वर्गीकरण, है ना, कि जीवों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्तमान में अभी अपने पढ़ा कि 1 करोड़ प्रजातियां हैं। इन सभी प्रजातियों को अपन यदि एक एक करके जाने तो ये संभव नहीं हो सकता। इन सभी चीज़ों को सरलतम रूप में प्राप्त करने के लिए हमें जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अर्थात कुछ जीवों में एक प्रकार की समानताओं को लेकर उनका एक वर्ग, एक जगत बनाया गया, और उस जगत के अंतर्गत इन सभी जीवों को रखा गया, जिससे उनको जानना, पहचानना, उनके बारे में ये सारी व्यवस्था अपन को एकदम व्यवस्थित तरीके से हो पाए, इसलिए हमें जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ वैज्ञानिक थे जो जीवों के वर्गीकरण के बारे में अपनी इच्छा रखते थे। इससे पहले प्राचीन काल से ही हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में सोचते आए हैं, और इनका सबसे बड़ा उदाहरण है अरस्तु। अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण की 3 अवस्थाएं बताई है, 3 जगत बताए हैं, स्थल जगत, जल जगत और वायु जगत। यानी अरस्तु ने भी जीवों को कितने वर्गों में बांटा है, 3 वर्गों में बांटा है। इसी बातों को आगे लेते हुए 3 वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट वियटेकर और कॉल्वास। ये 3 वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जीवों के वर्गीकरण के बारे में सोचा कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। सबकी बातें विज्ञान के सामने रखी गई। अब जीवों के वर्गीकरण के कुछ आधार थे। अब देखो, अपन किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं उससे पहले अपन को क्या चाहिए, एक आधार चाहिए कि अपन इसका डिवाइडेशन किस प्रकार से करेंगे। तो देखो, उनके सामने 3 बातें आई कि भाई इनको जीवों को बांटने के लिए इनका सबसे शारीरिक संगठन देखा जाए, यानी शरीर की बनावट, रचना, संरचना ये देखी जाए। दूसरा, इनका आवास देखा जाए। देखो, 3 चीज़ें मुख्य हैं। पहला, उसकी शारीरिक संरचना, है ना, आकार की बनावट किस प्रकार की है। दूसरा, उनका आवास कैसा है, और तीसरा है उनका पोषण। तो जीवों के वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार लिए गए। कौन कौन से, शारीरिक संरचना, आवास और पोषण। और इससे पहले भी एक बात आई थी कि जीवों के वर्गीकरण के लिए उनकी कोशिकाओं की संरचना देखी जाए कि जीवों में पाई जाने वाली कोशिका किस प्रकार की है। और अपने छोटी क्लास में पहले भी अध्ययन किया है कि कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी।
प्रोकैरियोटी का मतलब होता है कि वे जीव जिनमें पाई जाने वाली कोशिका में केंद्रक और कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं, इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटी कहलाते हैं। अर्थात जीवन की सबसे आरंभिक अवस्था जो कहलाती है वह प्रोकैरियोटी जीव कहलाते हैं। अर्थात जीव जिस स्टेज से शुरू होते हैं, जिस वर्ग से शुरू होते हैं, वो अवस्था कौन सी आती है? प्रोकैरियोटी अवस्था आती है। इसके बाद आती है यूकैरियोटी, यानी वे जीव जिसमें पाई जाने वाली कोशिका में केंद्रक और कोशिका अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार की कोशिका को अपन यूकैरियोटी कहते हैं। तो जीव वैज्ञानिकों ने इनके मुख्य 4 आधार लिए। पहला कोशिका की संरचना, फिर शारीरिक संरचना, फिर आवास और पोषण। इन्हीं के आधार पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट वियटेकर। 1969 में इनके द्वारा जो जीवों का वर्गीकरण दिया गया, सबसे मान्य ये वर्गीकरण था। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आपको सबको पता है, आप सबको विदित होगा कि विज्ञान उन्हीं चीज़ों को मानती है जिनके पास में क्या होता है? परमाणु होता है। तो ये एकमात्र वैज्ञानिक थे जिनके पास में जीवों के वर्गीकरण का एक वैज्ञानिक आधार था। और इनकी एक अवधारणा थी, वह थी रॉबर्ट वियटेकर की जीवों के वर्गीकरण की पंच जगत की अवधारणा। तो हमारा कई बार सवाल आता है, जीवों के वर्गीकरण की पंच जगत की अवधारणा किसने दी? तो कौन थे? रॉबर्ट वियटेकर। पंच जगत का मतलब 5 जगत बताए हैं जीवों के। अब इनमें देखो जीवों के 5 जगत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जगत आता है मोनेरा जगत, यानी वियटेकर के आधार पर जीवों के वर्गीकरण के 5 जगत हैं, जिसमें पहला जगत आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा दूसरा, तीसरा जगत इन्होंने बताया फंजाई, चौथा बताया इन्होंने प्लांटी और 5वां बताया एनिमेलिया। तो जीवों के वर्गीकरण के 5 जगत बताए हैं किन्होंने? रॉबर्ट वियटेकर ने। तो अपन आज जीवों के वर्गीकरण के 5 जगत में से आज 2 जगत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत और दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। अब देखो इन जीवों के वर्गीकरण में अपन देखेंगे कि हर बार एक नई विशेषता जीवों में आ रही है, यानी अपन एक जगत से दूसरे जगत में जाएंगे, हमेशा आपको एक नई विशेषता देखने को मिलेगी। तो देखो सभी भैया बहन ध्यान देवें कि आज अपन मुख्य रूप से 2 जगत के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जगत हैं, एग्जाम की दृष्टि से हर बार इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो अपन इन दोनों जगतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो पहला है मोनेरा जगत और दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। देखो आज अपन इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में क्या अंतर है। तो देखो सबसे पहला इन जीवों की विशेषता में पहला गुण क्या, देखो इस जगत के जीवों में न तो सुसंगठित केंद्र पाया जाता है और न ही कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका अंग का मतलब होता है कोशिकाओं के अंग। अर्थात इस प्रकार के जो जीव होते हैं वह एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटी होते हैं। मैंने अभी बताया था प्रोकैरियोटी जीवों की विशेषता में केंद्रक भी स्पष्ट नहीं और कोशिकांग भी स्पष्ट नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटी जीव कहलाते हैं। तो इन जीवों की पहली विशेषता क्या हुई? इन जीवों में पाए जाने वाले जीवों में न तो सुसंगठित केंद्र पाया जाता है और न ही कोशिका अंग पाए जाते हैं। तो इधर होगी प्रोटिस्टा वर्ग में। इस वर्ग में पाए जाने वाले जीवों में सुसंगठित केंद्रक भी पाए जाते हैं और कोशिकांग भी पाए जाते हैं। अर्थात इस वर्ग के जीव, देखो लिखा है ना, इस जगत के जीव एक कोशिकीय और यूकैरियोटी होते हैं। देखो ध्यान रखना, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत दोनों ही जीव एक कोशिकीय होता है। अंतर सिर्फ क्या है, ये प्रोकैरियोटी होते हैं और ये यूकैरियोटी होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। फिर आता देखो इस जगत के जीव एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटी, और इस जगत के जीव एक कोशिकीय और यूकैरियोटी होते हैं। अब देखो हमारा तीसरा गुण है, देखो इस जगत के जीवों की प्रमुख विशेषता यह है कि इस वर्ग के जीवों में कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है
और आप सबको पता होगी कोशिका भित्ति पादप जगत में पाई जाती है। किस जगत में पाई जाती हैं? पादप जगत में। और कुछ जीवों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब यहाँ है इस वर्ग के जीवों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब आता है पॉइंट नंबर 4। देखो सबसे पहले कोशिका के आधार पर, दूसरा इसमें देखो ये कोशिका के आधार पर दिए गए। अब दूसरा गुण है पोषण प्रणाली के आधार पर। तो इस वर्ग के जीव पोषण प्रणाली के आधार पर स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। तो देखो ये ध्यान रखना, मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग के दोनों प्रकार के जीव स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रणाली वाले होते हैं। इसमें भी स्वयंपोषी और विषमपोषी, इसमें भी स्वयंपोषी और विषमपोषी। फर्क सिर्फ इतना है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटी है और यह एक कोशिकीय यूकैरियोटी जीव पाए जाते हैं। इसमें भी स्वयंपोषी विषमपोषी, इसमें भी स्वयंपोषी और विषमपोषी होते हैं। अब आता है इस वर्ग के जीव जीवंत पर्यंत एक जगह पर स्थिर होते हैं, अर्थात इनमें गमनांगों का अभाव होता है। ये किसी प्रक्रम से एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा सकते हैं माध्यम से, परंतु वो स्थायी होते हैं, अर्थात इनमें गमनांगों का अभाव होता है, यानी गमनांग नहीं पाए जाते हैं। परंतु इस वर्ग के जीव प्रोटिस्टा वर्ग के जीवों में एक नई विशेषता आती है। देखो इस वर्ग में नहीं है जो इस वर्ग में, यानी इस वर्ग के जीवों में गमनांग पाए जाते हैं, अर्थात गमन के लिए अंग पाए जाते हैं। और इनमें दो संरचनाएं होती है, एक का नाम है सीलिया और दूसरे का नाम है फ्लैजिला। तो इनमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला नाम की संरचनाएं पाई जाती है, अर्थात इनके जीवों के कोशिका भित्ति के या कोशिका झिल्ली के बाहरी तरफ छोटे छोटे रेखाएं जैसी संरचनाएं दिखती हैं जो उनको गमन में क्या करती हैं? सहायक होती हैं। अभी आगे अपन जीवों के नाम पढ़ेंगे। पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है। इनके कोशिका झिल्ली के बाहर तरफ छोटी छोटी बाल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। वे इनके क्या हैं? गमनांग हैं, जो गमन में सहायता करते हैं, और इनका नाम क्या है? सीलिया और फ्लैजिला। कभी कभी सवाल पूछते हैं प्रोटिस्टा वर्ग के जीवों में गमनांग के अंगों को क्या कहते हैं? तो सीलिया और फ्लैजिला। अब आता है इन जीवों में मोनेरा वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं? तो देखो पहले हैं जीवाणु, जितने भी हैं वायरस जीवाणु वो इस वर्ग में। नील हरी शैवाल, पादप जगत की शुरुआती अवस्था होती है नील हरी शैवाल। और साइनोबैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा है। ये सारे वर्ग किस में आते हैं? ये सारे जीव मोनेरा जगत में आते हैं। और इधर प्रोटिस्टा में शैवाल जितने भी हैं, डायंटम है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, ये सारे जीव किस में आते हैं? प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। तो धन्यवाद। हमारा वीडियो यहाँ तक रहेगा। आपको आज अपनी कॉपी के अंदर मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग का अंतर लिखना है दोनों में, कि इस वर्ग में और इस वर्ग में क्या अंतर है। ये हमारा गृह कार्य रहेगा। धन्यवाद।